अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। कार्ल रॉजर्स ने अमेरिका में 1940 के अवाइल में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की बुनियाद रखी। कार्ल रॉजर्स का ये कहना था कि एक इंसान की नश्व नुमा में वालिदैन, माशरा, दूसरे लोग, ताल्लुकात वगैरह रुकावटें डालते हैं। अगर ये रुकावटें ना हो तो इंसान में तकरीबन लामहदूद सलाहियत होती आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, डेवलप करने की, ग्रो करने की। तो वालिदैन, माशरा और इस तरह की जो नेगेटिव फोर्सेस कई दफा हो जाती हैं, रुकावटें बढ़ जाती हैं। स्कूल जिस तरह स्ट्रक्चर्ड है, टीचिंग जिस तरह होती है, क्रिटिसिज्म होता है, ब्लेमिंग होती है, और उसके अलावा जिसे हम कहते हैं कंडीशनल लव दिया जाता है बच्चे को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रॉजर्स ने कहा कि ये सारे माशरती अवामिल जो हैं, सोशल फैक्टर्स जो हैं, वो इंसान को पीछे धकेलते हैं आगे बढ़ने की बजाय, और इसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। रॉजर्स ये कहते हैं कि इंसान में अहलियत होती है कि वो आगे बढ़े, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और माशरा जो है इसमें मनफी रवैयों की वजह से रुकावटें। और थेरेपिस्ट का फिर क्या काम हुआ? थेरेपिस्ट का काम यह हुआ कि वो इंसान जिसमें ऑलरेडी लामहदूद तरक्की की, इर्तिका की सलाहियत मौजूद है, उस इंसान पे जो मनफी असरात हुए माशरे की वजह से, वालिदैन की वजह से, स्कूलिंग की वजह से एंड सो ऑन, उन मनफी असरात का असर जायल करने में क्लाइंट की मदद करे, और खुद शनासी यानी सेल्फ नॉलेज, और खुदी यानी के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ग्रोथ के लिए, नश्व नुमा के लिए राह हमवार। अब इस समझ के लिए जरूरी है कि थेरेपिस्ट जो है वो 3 एसेंशियल फैक्टर्स को, 3 बुनियादी उसूलों पे अमल करे। सबसे पहले जो मैं लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूंगा वो है एम्पैथी। एम्पैथी का उर्दू में कोई मुनासिब तर्जुमा मुमकिन नहीं। इससे करीब तरीन लफ्ज जो है वो है सिंपैथी, जिसका मतलब है हमदर्दी। लेकिन एम्पैथी के माने जो है वो न सिर्फ क्लाइंट के नुक्ताए नजर को समझना है, बल्कि उसके जज्बात और एहसासात को उसी तरह महसूस करने की कोशिश करना है जैसे कि क्लाइंट खुद महसूस कर रहा हो। अब एम्पैथी से होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो एक कनेक्शन बना पाता है थेरेपिस्ट के साथ। थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को न सिर्फ समझ रहा होता है, बल्कि क्लाइंट को ये भी कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मैंने सिर्फ आपकी बात समझ रहा हूँ, बल्कि आपके एहसासात को महसूस कर रहा हूँ और आपके जज्बात को भी फील कर रहा हूँ। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। सेकेंड फैक्टर इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अगर मैं इसको उर्दू में तर्जुमा करूं तो गैर मशरूत कबूलियत और ताजीम। लेकिन जाहिर है कि इंडिया में भी चूंकि ये वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जनाब आप उस शख्स की जो है इज्जत करें, और उसमें कोई कंडीशन ना हो। मतलब ये नहीं है कि जी ये बंदे के बिलीफ्स इस तरह के हैं, या ये एबनॉर्मल है, या ये इस तरह से डिफरेंट है, या इसका बिहेवियर इस तरह। रिगार्डलेस ऑफ देयर बिहेवियर एंड देयर इमोशंस, आपने उनको एक्सेप्टेंस देनी और रिस्पेक्ट देनी, इज्जत देनी। ठीक है? तो ये कैसे करना है, अब इसकी तरफ आते हैं कि वो मेथोडोलॉजी क्या है। उसमें सबसे जो अहम मेथोडोलॉजी है वो है रिफ्लेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में ये होता है कि क्लाइंट ने आपसे कोई बात की, कोई भी बात। अब हम यूं समझते हैं कि जैसे क्लाइंट कहता है कि जनाब लोग जो है वो काबिल एतबार नहीं होते। ठीक है? लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू कांट ट्रस्ट एनीवन दीस डेज। हम आपके बात से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, तो आपका ख्याल है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपकी ओपिनियन है, या आप ऐसा समझते हैं। अब इससे क्या होता है कि क्लाइंट के अल्फाज को आप दोहरा तो रहे हैं,
लेकिन ऐसे नहीं, क्लाइंट तो उसे एक फैक्ट के तौर पे बता रहा था, आप उसे रिफ्लेक्ट बैक जब करते हैं तो आप उसे एक ओपिनियन का दर्जा दे देते हैं। और उस इनडायरेक्टली लैंग्वेज के जरिए जब आप उस क्लाइंट की फैक्चुअल स्टेटमेंट को आप एक ओपिनियन का दर्जा दे देते हैं, तो क्लाइंट उसको कंसिडर करने पे और रिकंसिडर करने पे मजबूर हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग बैक का जो एक बहुत बड़ा फायदा है कि क्लाइंट को एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नुक्ता नजर हासिल होता, नया नुक्ता नजर मिलता। ओके, सो अच्छा, और इसी तरह फिर आप क्लैरिफिकेशन भी मांगते हैं, और बाज़ औक़ात क्लैरिफिकेशन के लिए आप सवालात भी करते हैं। सो खाली रिफ्लेक्शन नहीं होती, उस रिफ्लेक्टिंग बैक के साथ साथ सवालात भी होते हैं, और ये सवालात बहुत किस्म के हो सकते हैं। इससे यहां से क्लाइंट में खुद शनासी का, सेल्फ नॉलेज का सफर शुरू होता है, सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी जो है शुरू होता है। और मैं इस हद तक कहूंगा कि अपनी खुदी से, अपनी असली जात से राबते का आगाज होता है। You start to get in touch with your true self and you start on the journey of self-actualization. और जैसे जैसे क्लाइंट इस सफर में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपनी जात में पोशीदा तजाजात से गहरी वाकफियत हासिल करता है और अपनी खुदी से मुतारिफ होता है, अपनी अक़दार को खुद पर वाज़ेह करता है। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इवन दो हम थेरेपी में नहीं जाते, लेकिन बहुत से लोगों पे अपनी वैल्यूज क्लियर नहीं होती कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू। लेकिन इस थेरेप्यूटिक प्रोसेस में, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, क्लाइंट जो है वो मजबूर हो जाता है। और मजबूरी ये कोई अनप्लेजेंट मजबूरी नहीं है, ये प्लेजेंट मजबूरी की हालत है, जिसमें वो अपनी सोच, अपने एहसासात और जज्बात को बेहतर तौर पे समझना शुरू। Okay. अब इस सफर में आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली आखिरकार वो अपने किरदार यानी बिहेवियर को चेंज करने का, बिहेवियर को तब्दील करने का अमल शुरू करता है, और अपनी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं इनमें एक हार्मनी पैदा करता है, हम आहंगी पैदा करता है। इस तरीका इलाज को नॉन डायरेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि मालिज ना तो यहाँ क्लाइंट को किसी भी हालत में मशवरा देता है कोई, और ना ही किसी बात की या ख्वाब की ताबीर मुहैया करता है। सो व्यूअर्स, आई विल कंटिन्यू विद वीडियोस ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज। ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में मेरा पहला वीडियो। थैंक यू वेरी मच।